मैं सुनील कुमार राय विज्ञान के कालांश में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 6 अध्याय 1 भोजन ये कहाँ से आता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जो भोजन हम लेते हैं वह कहाँ से आता है। सर्वप्रथम ये याद करने का प्रयास कीजिए कि आपने आज क्या खाया था, कल क्या खाया था तथा उससे पहले वाले दिनों में क्या खाया था, और विचार कीजिए कि क्या आपने एक ही प्रकार का आहार लिया था। आप पाएंगे कि हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर उसे अग्र प्रकार से अपनी नोटबुक में सूचीबद्ध कीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। हमारे दोस्त भी अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि अनिल दाल, चपाती व अमरूद खाता है, तो वहीं महेश चावल, करी व आम खाता है और पूजा टमाटर की चटनी के साथ चपाती खाती है। इस प्रकार दिनेश, अनीता, कविता व ममता भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं। माना कि आपके दोस्तों ने यहाँ दिखाई चीज़ें खाई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, अतः इसे तैयार करने में हमें दो संगठकों या पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये हैं कच्चा चावल और जल। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आप इन सारणी से आपके दोस्तों द्वारा खाए गए विभिन्न खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियों के बारे में जान सकते हैं। इससे पूर्व दिखाई गई स्लाइड में आपको खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियों के बारे में बताया गया था। उसी सारणी से हम दो खाद्य व्यंजन खीर और फिश फ्राई लेकर उनके स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम खीर के बारे में जानेंगे। खीर बनाने के लिए चावल, दूध व चीनी कच्ची सामग्री है। इनमें चावल पौधे से प्राप्त होते हैं, चीनी गन्ने से प्राप्त होती है, वह भी एक पौधा है, जबकि दूध जंतु से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। अब हम फिश फ्राई के बारे में बात करेंगे। फिश फ्राई बनाने के लिए मछली, तेल व मसाले कच्ची सामग्री हैं। मछली जंतु है, तेल विभिन्न पौधों से जैसे कि सरसों, तिल, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। मसाले भी पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, तेजपत्ता आदि। इस प्रकार आप किसी भी खाद्य सामग्री की कच्ची सामग्री का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे खाद्य सामग्री के दो ही प्रमुख स्रोत हैं, एक पौधे तथा दूसरा जंतु। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे भोजन की अधिकांश खाद्य सामग्री पौधों से ही प्राप्त होती है, जैसे आम, केला, पपीता, संतरा, अमरूद, चीकू, अंगूर, सेब, अनार आदि सभी प्रकार के फल पौधों से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, भिंडी, टिंडा, लौकी, तुरई, परवल, बैंगन, टमाटर, आलू आदि सभी प्रकार की सब्जियां भी पौधों से ही प्राप्त होती है। इसी तरह अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। दाल जैसे मूंग, मोठ, मसूर, चना, उड़द, चौला, सोयाबीन आदि। मसाले जैसे मिर्च,
हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, काली मिर्च, इलायची, अदरक आदि। खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश आदि सभी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमें जंतुओं से भी बहुत से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि। इसमें दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दूध से ही हमें मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही आदि प्राप्त होते हैं। ये दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी आदि पालतू पशुओं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार मांसाहारियों के लिए अंडे, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से ही प्राप्त होता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग। अब हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि हम भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग का उपयोग करते हैं। एक पौधे के प्रमुख भाग होते हैं जड़, तना, पत्तियां, पुष्प एवं फल। हम इन सभी भागों से भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए गए अपने भोजन को इन्हीं विभिन्न भागों में जमा रखते हैं। हम पौधों द्वारा जमा किए गए खाद्य पदार्थ का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। भिन्न भिन्न पौधे अपने द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ को अपने भिन्न भिन्न भागों में जमा करके रखते हैं। जैसे टमाटर का पौधा अपने फल अर्थात टमाटर में, गोभी का पौधा अपने पुष्प अर्थात फूल गोभी में, आलू अपने तने में, पालक पत्तियों में तथा गाजर अपनी जड़ों में। हम पौधे के इन्हीं भागों से इसे प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप। मूंग के बीजों का अंकुरण। मूंग के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को पात्र में ही रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। दूसरे दिन इनमें हुए परिवर्तन को नोट कीजिए। आप पाएंगे कि इन बीजों से एक सफ़ेद सी संरचना बाहर निकल आई है। इसका अर्थ है बीज अंकुरित हो गए हैं। इन अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर यह खाने के लिए एक स्वादिष्ट और पौष्टिक अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आपको पता है कि अंकुरित बीजों में विटामिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? आइए मूंग के अंकुरण की एक वीडियो क्लिप देखते हैं।
भोजन के रूप में जंतु उत्पाद शहद। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद अर्थात मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आप बहुत से जंतुओं के बारे में जानते होंगे कि वे क्या खाते हैं। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सा जीव क्या खाता है। जैसे गाय घास, खली, भूसा, अनाज व पत्तियाँ खाती है। वहीं बिल्ली जहाँ छोटे जंतु, पक्षी, दूध आदि खाती है, वहीं चूहा अनाज व दाने खाता है। ऐसे ही तितली फूलों से रस चूसती है। शेर अन्य जंगली जंतुओं को खाता है, तो मकड़ी छोटे कीटों को खाती है। कौवा कीट, मरे हुए जीव, रोटी, चावल आदि खाता है। वह छिपकली छोटे कीटों को पकड़कर खाती है। यदि आप पीछे दी गई सारणी को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें दिए गए जंतुओं को हम उनके भोजन के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग में उन जंतुओं को रखिए जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे गाय, चूहा, तितली। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, अर्थात वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। यहाँ कुछ शाकाहारियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए। दूसरे वर्ग में उन जंतुओं को रखिए जो केवल दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे शेर, मकड़ी, छिपकली। ऐसे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, अर्थात वे जंतु जो केवल अन्य जंतुओं खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। यहाँ कुछ मांसाहारियों के चित्र दिए गए हैं, आप इन्हें पहचानिए। तीसरे वर्ग में उन जंतुओं को रखिए जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, जैसे बिल्ली, कौवा। ऐसे जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं, अर्थात वे जंतु जो पादप उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। यहाँ कुछ सर्वाहारियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए। इस तरह इस अध्याय से हमने ये जाना कि हमारा भोजन चाहे वह कितने भी प्रकार का हो, 2 ही स्रोतों से प्राप्त होता है। ये 2 स्रोत हैं, पादप और जंतु। पादपों से हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, मसाले व सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी तरह जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस, मछली जैसे खाद्य प्राप्त होते हैं। हमने ये भी जाना कि पौधों से हमें खाद्य पदार्थ उसके सभी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फलों से आदि से प्राप्त होते हैं। साथ ही हमने जंतुओं के भोजन का विश्लेषण किया तो पाया कि हम उन्हें उनके भोजन के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हरिण। मांसाहारी वे जंतु जो केवल अन्य जंतु खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे भालू, कुत्ता, बिल्ली। बोध प्रश्न, बताइए कि हमारे भोजन का स्रोत क्या है? ए. केवल पादप उत्पाद, बी. केवल जंतु उत्पाद, सी. पादप व जंतु उत्पाद दोनों। कुत्ता क्या है? ए. शाकाहारी,
बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी। क्या मूंग के बीजों को अंकुरित करने से उनमें विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ए हाँ, बी नहीं। शहद किस जीव से प्राप्त होता है? ए चींटियों से, बी मधुमक्खियों से, सी तितलियों से। धन्यवाद।